जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, आज आप लोग के लिए फिर एक बार लाए हैं जीके जीएस का क्लास नंबर 42। आप लोगों ने इससे पहले अगर हमारा 41 क्लास नहीं देखा है, 41 क्लास हमने करवा रखा है जीके जीएस का, और टोटल वीवीआई क्वेश्चन हमने करवाया है और कई सारे एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन फंसा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग उन सभी क्लास को जा करके ज़रूर देखिए, उनसे बहुत लाभ मिलेगा आप लोगों को। दोस्तों, हम ये क्वेश्चन जो सेट करते हैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके एनसीईआरटी से क्वेश्चन चुनते हैं, लूसेंट से चुनते हैं, और रिपीटेड पीवाईक्यू जो होता है, जो कई सारे कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, वो पीवाईक्यू हम लेते हैं। ठीक है, और प्रत्येक खास बात ये है कि प्रत्येक क्वेश्चन का हम डिस्कशन के साथ आप लोग को समझाने का कोशिश करते हैं। आप लोग अगर कंपटीशन का किसी भी कंपटीशन का एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप लोग को अगर आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, बिहार एसएससी या एसएससी, बीपीएससी, ग्रुप डी, किसी भी परीक्षा की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप लोग के लिए बहुत अच्छा है। और जो दोस्त हमारे साथ कंटिन्यू क्लास में बने रहते हैं उन सभी को पता होगा कि ये क्लास कितना लाभदायक है। और जो मेरे नए दोस्त हैं, मेरे नए भाई बहन हैं, जो आज पहली बार मेरे क्लास पर आए हैं, ठीक है, तो उन सभी को आज पता चल जाएगा कि मेरा सेशन कितना खास होता है। और प्रत्येक क्वेश्चन हम भी लाते हैं आप लोगों के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग को हमारे क्लास की फ्री में पीडीएफ चाहिए तो जो भाई बहन मेरे लास्ट तक बने रहेगा उन सभी को हम फ्री में लास्ट में पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, और हर एक क्लास के बाद करते हैं। तो आई होप कि लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और अगर हमारा सेशन आप लोग को अच्छा लगेगा तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर आप लोगों से मेरी विनती रहती है हर एक क्लास में कि आप लोग सिर्फ कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो इसका राइट जवाब आप लोग को बताना होगा। विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन ई। इसका राइट जवाब हो जाएगा विटामिन के। ये क्या करता है, देखिए आप लोग को हम बताते हैं कि विटामिन के का काम क्या होता है। विटामिन के रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है, ठीक है, क्योंकि यह क्लोटिंग फैक्टर्स के निर्माण में आवश्यक होता है। जो क्लोटिंग फैक्टर्स होता है जिसके बदौलत हमारा ब्लड जमने लगता है, उसका ये निर्माण करता है, रिलीज करने लगता है उसको, जिसके कारण क्या होता है, ब्लड जमने लग जाता है। अगर आसान भाषा में कहे तो जिसके कारण ब्लड जमने लग जाता है उस पदार्थ को ये रिलीज करने लग जाता है। जैसे मान के चलिए किसी जगह पर कट गया, ठीक है, कट गया, और वहाँ पर क्या करता है, ये जमने वाला जो जितना भी पदार्थ होता है उसको वो रिलीज करने लगता है। इसके कारण ब्लड ब्लड यहाँ पर क्या होता है, जम जाता है। जमने के बाद क्या होता है कि ब्लड वहाँ पर धीरे धीरे जमने के बाद ब्लड बहना वहाँ से बंद हो जाता है। ये दोस्तों, अगर हम बता दें कि अगर ब्लड बहना नहीं बंद होता है तो इस तरह की बीमारी को क्या कहा जाता है? तो इस तरह की बीमारी को आप लोग को कमेंट में बताना है कि इस तरह की बीमारी को क्या कहा जाता है, बताइए। तो इस तरह की बीमारी को हीमोफीलिया कहा जाता है। जिस व्यक्ति को कहीं पर चोट लग गया हो और ब्लड नहीं रुक रहा है, ब्लड बह रहा है, तो उसको हीमोफीलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन बनाती है? थायराइड ग्रंथि, लिवर ग्रंथि, अग्नाशय या पिट्यूटरी? तो ये आपको हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है। और ये इंसुलिन का काम क्या होता है कि ये आपको ग्लूकोज जो होता है आपके शरीर में, हम भोजन जो खाते हैं उस, और वो जो हमारा भोजन से जो ग्लूकोज बनता है, ठीक है, और ये ग्लूकोज बनाने का ही जो काम को क्या करता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर क्या कहा गया है कि अग्नाशय पेनक्रियाज की बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाती है। क्या बनाती है? इंसुलिन हार्मोन बनाती है, जो शुगर लेवल को कंट्रोल करके रखता है। मतलब अग्नाशय का काम होता है कि ये इंसुलिन हार्मोन बनाती है और ये शुगर लेवल जो हमारा होता है उसको कंट्रोल करके रखती है। और लोगों में जो शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज जो हो जाती है, तो वहाँ पर अग्नाशय क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन बनाना कम कर देती है या बंद कर देती है। तो वहाँ पर शुगर लेवल क्या हो जाता है, हाई हो जाता है, बढ़ने लग जाता है, जिसके कारण क्या कहते हैं लोगों में, ये शुगर का पेशेंट हो गया है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आ रहा होगा। देखिए,
3 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, सामान्य मानव रक्तचाप कितना होता है? 120/90, 120/80, 140/90, 140/100। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120/80 हो जाता है। हालांकि एज के अनुसार, ये खास बात आप लोग को बता दें कि एज के अनुसार इसमें थोड़ा वृद्धि और कमी हो सकती है, कमी तो नहीं वृद्धि हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको सामान्य अगर बात करें तो ये 120/80 होती है, ठीक है। 120 क्या होता है और 80 क्या होता है वो देखिए। 120 सिस्टोलिक प्रेशर होता है और 80 डायस्टोलिक प्रेशर होता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। देखिए 4 नंबर में पूछा गया है कि अनुवंशिकी का जनक, किसका जनक? अनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है? डार्विन, मेंडल, जेकब, डेब्रिस। तो अनुवंशिकी का मेंडल का कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। इसका पूरा नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने ही मटर के पौधे पर अनुवांशिकता की खोज की थी, ठीक है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे पर अपना प्रयोग अनुवांशिकी के नियम बनाने के लिए किया था, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान से देखिए, अगती झुलसा किस फसल की सामान्य बीमारी है? आलू, अरहर, बंद गोभी, फूल गोभी। तो ये बीमारी जो है ये आलू की बीमारी है। अच्छा, इस बीमारी में क्या होता है आप लोग को बता दे कि इस बीमारी में होता ये है कि आलू और टमाटर में यह फंगल रोग है। कौन सा रोग है? फंगल रोग है, जो क्या होता है, जो अल्टरनेरिया सोलानी के कारण होता है। किसके कारण? अल्टरनेरिया सोलानी के कारण ये रोग होता है। फंगल रोग है एक तरह का। किसमें होता है? आलू और टमाटर में। 6 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए, मनुष्य के शरीर में शुक्राणु कहाँ बनता है? गुर्दे, वृषण, यकृत, नेफ्रॉन। तो आप लोग को बता दें ये वृषण में बनता है, और वृषण पे जो एक कवर टाइप में होता है उसको क्या कहा जाता है? वो अधिवृषण होता है। क्या होता है वो? अधिवृषण होता है, ठीक है। वृषण में स्थित सिमेनिफेरियस ट्यूबुलस में शुक्राणु बनता है, ठीक है। 7 नंबर का क्वेश्चन में आइए, देखिए क्या पूछा गया है कि कराए आलू डैश का एक उदाहरण है? कंद, फल, ग्रीन बीज, प्रकंद। ग्रीन बीज तो कभी नहीं हो सकता है। आप लोग इसका कमेंट में, वीडियो को रोक करके कमेंट में जरूर इसका जवाब दीजिए। आप लोग की जवाब की हमें इंतजार रहती है, ठीक है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? कंद हो जाएगा। कंद बोल सकते हैं या फिर हम तना भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? या तो कंद बोल सकते हैं या तना बोल सकते हैं। आलू एक भूमिगत तना अर्थात कंद है, जिसमें पौधे की ऊर्जा संग्रहित होती है। सारा ऊर्जा आलू में ही संग्रहित होती है। 8 नंबर में पूछा गया है, प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत आपको इसमें से सोयाबीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोयाबीन हो जाएगा। इसमें दोस्तों 40% तक आपको प्रोटीन मिलता है। कितना परसेंट? 40% तक प्रोटीन मिलता है, और ये उच्च मात्रा में प्रोटीन मिलता है, ठीक है। सोयाबीन आप लोग को अपने फूड में ज़रूर शामिल करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रोटीन युक्त पदार्थों का सेवन कीजिए, ताकि आप लोग बीमारी से लड़ सके, किसी भी तरह का आप लोग के शरीर में कोई समस्या न हो। देखिए क्या करा 9 नंबर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरा क्यों होता है? गोल्जी बॉडी के कारण, लवक के कारण, केंद्रक के कारण, राइबोसोम के कारण। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा राइबोसोम के कारण ये खुरदरा होता है, ठीक है। किसके कारण? राइबोसोम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सतह पर राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम, जो प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, और ये खुरदरा होने का कारण राइबोसोम ही है। 10 नंबर में है कि निम्न में से कौन उभयचर नहीं है? मेढक, अश्वनी घोड़ा, घड़ियाल, सेलामेंडर। तो अश्वनी, जिसको घोड़ा भी कहा जाता है, ये उभयचर नहीं है। ये एक स्तनपायी जानवर है जो बच्चे देती है, ठीक है। अश्वनी एक स्थलीय स्तनपायी है। अन्य 3 उभयचर है। इनमें जो तीनों बाद बाकी का है, कौन कौन? मेढक हो गया,
मेढक हो गया, घड़ियाल हो गया, सेलामेंडर हो गया, ये तीनों का तीनों क्या है, उभयचर है। और घोड़ा कौन सा, स्तनपायी है। 11 नंबर में पूछा गया है कि शीत निद्रा के दौरान मेढक कैसे सांस लेता है। केवल फेफड़ा से, और आपको ये भी बात बता दें हम कि मेढक फेफड़ा से भी सांस लेता है और त्वचा से भी सांस लेता है। ठीक है, मतलब ये दोनों से सांस लेता है। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट है कि क्वेश्चन में पूछा ये गया है, ध्यान से देखिए, कि शीत निद्रा में, किसमें, शीत निद्रा में के दौरान मेढक कैसे सांस लेता है, मतलब ठंड के समय में जब वो निद्रा के अवस्था में रहता है तो वो कैसे सांस लेता है, तो वो केवल त्वचा से, स्किन से सांस लेता है उस टाइम पे। तब आप लोग देखते होंगे कि मिट्टी के नीचे में वो 6-6 महीना तक दबा हुआ रहता है और वो जीवित रहता है। वो किससे सांस ले रहा होता है उस टाइम पे, त्वचा से, हाइबरनेशन की प्रक्रिया द्वारा। हाइबरनेशन में मेढक अपनी त्वचा से गैसों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, देखिए ध्यान से। इसमें पूछा गया है कि हल्दी किसका रूपांतरित रूप है। तो हल्दी की बात करें तो ये भी आपको तना का ही है। कई सारे स्टूडेंट क्या कर देता है, जड़ मार के चला आता है, लेकिन ये सरासर गलत हो जाता है। ये तना का रूप है, जड़ का नहीं है। हल्दी तना का, हल्दी अदरक ये सारे चीज जो है और आलू, ये सारे चीज तना का रूप है। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है, हल्दी, आलू, अदरक, ये सब के बारे में कि ये किसका रूप है। ठीक है, निम्न में से कौन वनस्पति और प्राणी कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है और यह सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें, सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। 14 नंबर का क्वेश्चन में है कि कोशिका झिल्ली की प्रकृति क्या होती है। तो कोशिका झिल्ली की प्रकृति जो होती है अर्धपराग में होती है, मतलब वो पूर्ण रूप से आर पार नहीं दिखता है। यह कुछ पदार्थों को अंदर जाने देती है और कुछ को रोक देती है, इसीलिए अर्धपराग में इसको कहा जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। तो ये जांग की हड्डी होती है, जिसे फीमर भी कहा जाता है। ठीक है, ये कहाँ की हड्डी होती है, जांग की हड्डी होती है, इसे फीमर भी कहा जाता है। और ये आपको जो है शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी होती है, मतलब सबसे मजबूत नहीं होती है लेकिन सबसे लंबी हड्डी होती है। और आपको इसका नाम है फीमर। ठीक है, 16 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य क्या होता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं का कार्य होता है संक्रमण से लड़ना। किससे लड़ना, संक्रमण से लड़ना। WBC, वाइट ब्लड सेल्स रोगजनकों से लड़ती है और इम्यून सिस्टम का भाग होती है। ये जो होती है एक इम्यून सिस्टम का एक भाग होती है और ये रोगों से लड़ने का काम करती है। WBC का फुल फॉर्म, W फॉर वाइट, B फॉर ब्लड, C फॉर सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, कॉर्पल्स जिसको कहा जाता है। पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। तो पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटेक्सी कहा जाता है। पत्तियों की व्यवस्था को फाइलोटेक्सी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है समझ लीजिए ध्यान से इसको। यह पौधों में पत्तियों की स्थिति और दिशा को दर्शाती है। किसको किसको, स्थिति और दिशा को दर्शाती है फाइलोटेक्सी, किसमें, पौधों में। नेक्स्ट नंबर 18 नंबर में पूछा गया औषध विज्ञान का जनक, किसका जनक, औषध विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। तो डार्विन, हिप्पोक्रेटस, हकल, एडवर्ड जेनर। तो औषध विज्ञान का जनक हिप्पोक्रेटस को माना जाता है। किसको माना जाता है, हिप्पोक्रेटस को। मॉडर्न मॉडर्न मेडिकल का जनक कहा जाता है। मेडिसिन का जनक कहा जाता है। किसको, हिप्पोक्रेटस को मॉडर्न मेडिसिन का जनक माना जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन में है निम्न में से कौन अवशोषी अंग है। पूंछ की हड्डी, प्लीहा,
थायराइड, पित्ताशय। तो इनमें से कौन सी अवशोषी अंग है जिसका कोई काम नहीं है? अभी ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये पूंछ की हड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूंछ की हड्डी। ठीक है। टेल बोन जिसको कहा जाता है, टेल बोन मानव पूर्वजों की पूंछ का अवशेष रह गया है, जो हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारे जो पूर्वज थे उनको पूंछ भी था। धीरे धीरे उनका अनयूज के कारण, अगर मतलब उनका यूज नहीं होने के कारण वो हमारे शरीर से लुप्त हो गया है। कोशिका शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? तो कोशिका शोषण के लिए अगर बात करें तो आप लोगों को बता दें तो कौन उत्तरदायी? इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। कोशिका शोषण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया उत्तरदायी है। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा अर्थात एटीपी ऊर्जा बनाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 21 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? क्या प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत था ये किसने प्रस्तुत किया था? ये आपको डार्विन साहब ने। किसने? प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? ये डार्विन ने प्रस्तुत किया था। आइए इसके बारे में थोड़ा जानकारी और ले ले। देखिए कह रहा है कि चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत अपनी पुस्तक ऑन द ऑर्गेन ऑफ स्पीसीज में प्रस्तुत किया था। यह विकासवाद इवोल्यूशन का आधार है। ठीक है। 22 नंबर का क्वेश्चन में है कि देखिए किस प्रकार का रोगजनक सिस्टोसोमायासिस रोग का कारण बनता है? तो ये जो इसका राइट जवाब हो जाएगा परजीवी। परजीवी जो रोगजनक है वो इसका सिस्टोसोमासिस का एक रोग का एक कारण बन जाता है, परजीवी रोग। ठीक है। देखिए इसमें कह रहा है सिस्टोसोमासियासिस एक परजीवी जनित रोग है जो आपको सिस्टोसोमा नामक परजीवी के कारण होता है। एक दूसरे जीव का नाम है सिस्टोसोमा, उसके कारण होता है। यह एक जल जनित रोग है जो विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पर? उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में इस तरह का रोग होता है। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है किसके द्वारा स्रावित होता है? तो ये आपको बता दे, ये रक्त प्लेटलेट्स के कारण स्रावित होता है। किसके कारण? रक्त प्लेटलेट्स के कारण स्रावित होता है, रिलीज होता है। प्लेटलेट्स रक्त के थक्के बनाने में भूमिका निभाते हैं और यकृत द्वारा उत्पादित प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय करते हैं जिससे थक्का बनता है। यद्यपि प्रोथ्रोम्बिन यकृत बनाता है। क्या बनाता है? यकृत बनाता है। प्रोथ्रोम्बिन जो है ये कौन बनाता है? यकृत बनाता है। प्लेटलेट्स इसे एक्टिवेट करता है। प्लेटलेट्स जो होता है इसको प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट करता है। मतलब प्रोथ्रोम्बिन जो है आपको बता दे, ये जो प्रोथ्रोम्बिन जो है ये कौन बनाता है? ये बनाता है यकृत। ये कौन बनाता है? यकृत। लेकिन इसको एक्टिवेट कौन कर देता है? इसको एक्टिवेट कौन कर देता है? प्लेटलेट्स इसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है। कौन एक्टिवेट कर देता है? प्लेटलेट्स इसको एक्टिवेट कर देता है। इसके कारण ब्लड बहना बंद हो जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एसिकिया एरेबिका किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? सॉरी दोस्तों, तो ये किस पौधे का वैज्ञानिक नाम है? आप लोग बताइएगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये किसका नाम है? बबूल का नाम है। किसका नाम है? बबूल का नाम। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए इससे पहले कि थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एशिया का एरेबिका अब जो है आपको बता दे, यह अब वेसिलिया नीलोटिका को आमतौर पर बबूल कहा जाता है और यह कांटेदार वृक्ष होता है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक और औद्योगिक उत्पादों में किया जाता है। ठीक है। 25 नंबर का क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कह रहा है केनिस लंप। क्या कह रहा है? देखिए ध्यान से। केनिस लंप्स किस प्राणी का वैज्ञानिक नाम है? केनिस लंप जो है किस प्राणी का
वैज्ञानिक नाम है। तो ये आपको हो जाएगा भेड़िया का, किसका हो जाएगा, भेड़िया का वैज्ञानिक नाम है। कैनिस लुप्स, कैनिस लुप्स ग्रे वुल्फ भेड़िया का वैज्ञानिक नाम है। पालतू कुत्ते कैनिस लुम्स फेमिलियर्स इसी का उप प्रजातीय रूप है। दोस्तों हमने आप लोग को शुरू में कहा था कि जो दोस्त मेरे भाई बहन लास्ट तक बने रहेंगे हमारे सेशन पर, उन सभी को हम फ्री में PDF देंगे। तो आपको बता दें कि आप लोग को करना क्या है, ये लिंक आप लोग को टाइप करना है टेलीग्राम में, और हमें जा करके वहाँ से फॉलो करके वहाँ पर आप लोग बताइए कि आपको किस मतलब क्लास का वीडियो चाहिए, वीडियो का PDF चाहिए, हम आप लोग को वहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है। और आप लोग को अगर ये चैनल और ये आप लोग को क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ एक सब्सक्राइब और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में आप लोग के साथ इसी तरह का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के। थैंक यू।